a.m. as final report will be filed against you on this day. As and when one day before the notice has been received, then the applicant move the application under section 438 of CRPC before the learned court below, which has been rejected, where the जांच प्रतिवेदन has been submitted by the respondent CBI. उसमें कहा गया है कि इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जबकि साहब मैं जब भी इन्होंने बुलाया 2020 में मैं अपीयर हुआ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए। अच्छा, इनका वो कहाँ है इनका? ये सब रिप्लाई भी आया है, उसमें रिप्लाई आपकी एक दो चीजें बताइए मेरे को। जी लॉर्ड। आपकी एप्लीकेशन और इनका रिप्लाई और फिर कोर्ट का आदेश। कोर्ट का आदेश काइंडली सी इन अक्षर A1 पेज नंबर 21 पर। हाँ, नीचे से दूसरा पैरा से पढ़ता हूँ। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन के संबंध में घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आवेदक आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्षियों को डरा धमका सकता है और फरार हो सकता है। अतः लोक अभियोजन ने आवेदक आरोपी की जमानत निरस्त किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों और मूल अभिलेख के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में दिनांक 16/7/2022 को सीबीआई भोपाल द्वारा आवेदक आरोपी रामशरण एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त दिनांक 16/7/2022 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है कि उक्त दिनांक को आवेदक आरोपी रामशरण तामिल उपरांत भी अनुपस्थित रहा है। एक मिनट, आपका नाम क्या है? रामशरण। आप पढ़ कहाँ पे रहे हैं? पेज 21 में पढ़ रहे हैं? पेज 21 से साहब जे दूसरा पैरा नीचे से। पढ़िए, फिर से पढ़िए उसको। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन के संबंध में घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि आवेदक आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्षियों को डरा धमका सकता है और फरार हो सकता है। अतः लोक अभियोजक ने आवेदक उसके ऊपर से पढ़िए आप। लॉर्ड से उभय पक्षों के तर्कों एवं मूल अभिलेख एवं सीबीआई द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिशीलन से दर्शित होता है कि एमपी पीएमटी 2009 की परीक्षा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में होने के दौरान 15 संदिग्ध अभ्यर्थियों के विरुद्ध थाना 86 रोड ग्वालियर में अपराध क्रमांक 138/2013 अंतर्गत धारा 419, 420 भादासा एवं धारा 3-4 मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम का अपराध दिनांक 19/4/2013 को दर्ज किया गया था, जिसकी अग्रिम विवेचना सीबीआई भोपाल को प्राप्त हुई, जिसमें आवेदक आरोपी पर यह आरोप है कि उसने एमपी पीएमटी 2009 की परीक्षा के अभ्यर्थी सचिन यादव की जगह स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा दी। अब ये बताएं आप हमको कि इसमें इसका लास्ट पैरा पढ़िए। लास्ट पैरा उभय पक्षों के तर्कों के मूल अभिलेख के परिशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में दिनांक 16/7/2022 को सीबीआई भोपाल द्वारा आवेदक आरोपी रामशरण एवं अन्य सह अभियुक्त गण के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः उक्त दिनांक 16/7/2022 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है कि उक्त दिनांक को आवेदक आरोपी रामशरण तामिल उपरांत भी अनुपस्थित रहा है। उक्त दिनांक 16/7/2022 को उसको ज्ञात था कि उसके विरुद्ध प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत होना है, फिर भी वह न्यायालय में अनुपस्थित रहा, जिस कारण आवेदक आरोपी अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दफरासा प्रस्तुत कर यह तर्क नहीं उठा सकता है कि उसको किसी अजमानती अपराध के लिए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं अभियोग की प्रकृति, गंभीरता तथा आरोपी के फरार होने की युक्त संभावना को देखते हुए एवं गुण दोषों पर कोई टिप्पणी किए बगैर आवेदक आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। अब दो सवाल आप बताइए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है
FIR हुई होगी ना? नहीं, मेरे खिलाफ नहीं हुई सर, ये 13 लोगों के अन्य लोगों के खिलाफ हुई थी। तो आपको किस FIR के परिप्रेक्ष्य में वो अरेस्ट करना चाहते हैं? ये सर इन्होंने नोटिस जो A2 दिया है इसी अपराध क्रमांक में 138/2013 में उस जो दर्ज हुई। अपराध क्रमांक में, उस अपराध क्रमांक की FIR आपके पास है कि नहीं है? अपराध क्रमांक की FIR नहीं। तो बिना FIR पढ़े हम प्राइमा फेसाई केस कैसे मानेंगे आपका? मन डायरी आई होगी, ये पढ़ देंगे। डायरी है आपके पास? No, my lord, I have filed a reply. If you You not call for the diary Yes, sir. so that we understand what is the basic case which you have made in the FIR. So that in replies you may write many things, but how the matter kicked start. Actually, in the year 2020, when he appeared on the notice, the certain documents has been seized from them. That we will see stage by stage. First, let us see what was the FIR. Then we will see the proceedings before the CBI office. When you noticed him, how many times he defaulted, how many times he appeared, what are the incrementing material which you have collected, then we will make up our mind. Action mechanism. Next week. 3.1 my lord 3.1 में मेरा हम्बल सबमिशन था, मे काइंडली टू आर्ग्यू इन दिस मैटर my lord। आप बहस करना चाहते हैं? 3.1 my lord। बिना रिप्लाई, बिना my इन्फॉर्मेशन? lord, reply has been filed by the CBI my lord। अब हम तो बढ़ाएंगे नहीं, इसको ध्यान रखना। yes my lord। हाँ, बताइए। sir in this matter on dated 16/7/2022 Where is your application for anticipatory bail? it is registered as MCRC number Where is 379। your application in record? yes, sir. Have you filed your application before yes the yes my court? lord, I have filed the application। Page. Where is your application? application on my lord page number 1, Vikas Kumar Yadav versus Central Bureau of Investigation। Page number it is, 1. it is registered as MCRC number 37931 my lord। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट में दरखास्त लगाई थी, वो कहाँ है? ट्रायल कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल की है माय लॉर्ड, उस जो ऑर्डर पास हुआ है वो एनेक्सर A1 है माय लॉर्ड, ऑन पेज नंबर माय लॉर्ड 10। मोटा देखिए। अच्छी बात है। आप तैयार हैं बहस के लिए? यस यस माय लॉर्ड। चलिए। इट इज द कवर्ड मैटर माय लॉर्ड। हाँ। द MCRC। अब आप ये पढ़िए, अब आपकी दरखास्त तो है नहीं, अब इनका बड़ी रिप्लाई पढ़ दीजिए आप, जो लगा हुआ है इसमें एट पेज नंबर अनेक्सर 1 है, जो पढ़िए रिप्लाई। एनेक्सर A1 माय लॉर्ड ऑन पेज नंबर 10 माय लॉर्ड, ये ऑर्डर है ऑनरेबल Mr. Counsel, यस माय लॉर्ड। twice I have given you the chance यस माय लॉर्ड। to read out the document which we want you to read. यस माय लॉर्ड। Don't try to deviate from what has been directed. नो नो माय लॉर्ड, आई You read the reply filed before the CBI court. यस माय लॉर्ड। Have you understood? यस माय लॉर्ड। Now you read it. Read from the beginning. Yes, my lord. Para number 1, that initially FIR number 138 of 2013 was registered by PS Jhansi Road, Gwalior, MP on 19/4/2013 under section 490, 420 of IPC and 3 and 4 of MPRE Act on the basis of the complaint dated 26/2012 of the Gajra Raja Medical College GRMC Gwalior to SP Gwalior against 15 suspicious candidates, and hence the instant FIR was registered by the Jhansi Road Gwalior on 19/4/2013 against the 15 suspicious candidates of GRMC Gwalior related to MP PMT 2009 batch who got admission in MBBS course in academic year 2009 and 10 in the said medical college through the PMT 2009 conduct by MP Professional Examination Board MP Vyapam. Subsequently, section 109, 467, 468, 471 read with 120 of IPC were added by the local police during the investigation. Second para, that the allegation in brief is the
accused candidates entered into the criminal conspiracy with the middleman, parents and the impersonator in the pursuance of the said criminal conspiracy, and the impersonator illegally appeared in the written examination of MP PMT 2009 in place of the actual candidates on 5/7/2009. The investigation further revealed that the photo matching exercise was done by the committee constituted under the chairmanship of Joint Director DME Bhopal with regard to the No, you are skipping the lines. Don't Malad, skip the line. Malad, Para number 3, read again. I read again. Ah. Malad, para number 3, that investigation further revealed that the photo matching exercise was done by the committee constituted under No, was done with regard to. Student study. ये मेरे को सर और पेज This is the copy. मालूम ये इनका रिप्लाई था जो इन्होंने फाइल किया, तो वो मैं रीड कर रहा था मालूम. You have filed this reply. This reply, which is annexed with your compilation in his reply, that you read para 3. Okay, मालूम. Don't say okay. Extremely sorry for that, my lord, because I am reading the. You must understand how to conduct yourself in court. Yes, my lord. You are not obliging us by saying okay. No, my lord. I am extremely sorry for that, my lord. Take back your word. Okay, my lord. I am taking. Don't try to be overexcited to argue a matter. Yes, my lord. Be patient and read coolly. जी, my lord. Ah. On para number 3, that the investigation further revealed that the photo matching exercise was done with the regard to the student studying in GRMC selected through PMT 2009 held on 5/7/2009 with the photograph available on the application form submitted in the Vyapam at the office of DME Bhopal on 7/4/2011 in compliance of the medical examination department government of MP Bhopal. In the said photo matching exercise, in the photograph of the candidate Santosh Kumar was found mismatched with the photographs available on the application form. Photo address slip in the respect of Santosh Kumar PMT 2009 of Vyapam. Para number 4, that during investigation of the local police, a roll of 138 more accused person, including 22 students, 29 parents and 67 middlemen and 20 impersonator were found out, and the accordingly supplementary charge sheet were filed against the 111 accused person by the local police SIT. Further investigation of the case was kept open by the local police under section 173(8) of CRPC. Para number 5, that in compliance of the order, that the role of the accused applicant Vikas Kumar Yadav was supervised as impersonator during the CBI investigation. The accused applicant Vikas Kumar Yadav impersonated the candidate Santosh Kumar in PMT 2009, and he had appeared in the said examination in place of the actual candidate Santosh Kumar. That during para number 7, that during the CBI investigation, accused applicant Vikas Kumar Yadav was traced out and he was interrogated, examined, witness, and the admitted writing were collected from the medical college, and the same were sent to the CFSL New Delhi along with the specimen handwriting signature and admitted writing of the accused petitioner and questioned handwriting signature available on the questioned document for expert opinion. Further, admitted photograph of the impersonator Vikas Kumar Yadav was also sent along with the questioned photographs available on the application form oblique photo address. Further, the standard writing. See the impugned order. Yes, madam. The impugned order filed with the application, my lord, on page number 10, my lord, annexure A1, my lord. There it, my lord. Now you read it from page 11, middle para. Yes, my lord. From beginning, my lord. उभय पक्षों के तर्कों एवं सीबीआई द्वारा Yes, yes, प्रस्तुत my lord. जवाब. जी. उभय पक्षों के तर्कों एवं सीबीआई द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिशीलन से दर्शित होता है कि MP PMT 2009 की परीक्षा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में होने के दौरान 15 संदिग्ध अभ्यर्थियों के विरुद्ध झांसी थाना झांसी रोड ग्वालियर में अपराध क्रमांक 138/2013 अंतर्गत धारा 419 420 भादासा
एवं धारा 3/4 मध्य प्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम का अपराध दिनांक 19/4/2013 को दर्ज किया गया, जिसकी अग्रिम विवेचना सीबीआई भोपाल को प्राप्त हुई। आवेदक आरोपी विकास कुमार यादव यह आरोप है कि वह एमपीपीएमटी वर्ष 2009 की परीक्षा में संतोष कुमार की जगह अवैध रूप से परीक्षा में बैठा था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन के संबंध में घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि यदि आवेदक आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्षियों को डरा धमका सकता है और फरार हो सकता है। अतः लोक अभियोजक ने आवेदक आरोपी की जमानत निरस्त किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों एवं सीबीआई द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिशीलन से ज्ञात होता है कि आवेदक आरोपी विकास कुमार यादव पर यह आरोप है कि वह एमपीपीएमटी वर्ष 2009 की परीक्षा में संतोष कुमार की जगह अवैध रूप से स्वयं बैठा। आवेदक आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य होने के कारण सीबीआई द्वारा पूरक अभियोग पत्र आवेदक आरोपी सहित अन्य 4 सह अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 16/7/2022 को श्री अमूल मंडलोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष मजिस्ट्रेट सीबीआई ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में आवेदक को नोटिस किया गया, किंतु फिर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर से न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया। सीबीआई ने अपने जवाब में व्यक्त किया कि धारा 70 दंड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों के तहत अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है और उक्त प्रावधान के अनुसार गिरफ्तारी वारंट जब तक लागू रहता है तब तक उसे निष्पादित या निरस्त नहीं किया जाता। इसलिए उसका उचित उपाय धारा 70(2) दंड प्रक्रिया संहिता में यह है कि आरोपी चाहे तो अपने वारंट को निरस्त करवा सकता है। आवेदक आरोपी अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर यह तर्क नहीं उठा सकता कि उसको यह युक्तियुक्त आशंका है कि वह किसी अजमानती अपराध के लिए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। विशेष तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब सीबीआई द्वारा उसको उपरोक्त अपराध के लिए पूरक चालान प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16/7/2022 को नोटिस दिया गया हो और उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह विशेष मजिस्ट्रेट सीबीआई ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हो। आवेदक आरोपी अन्य राज्य का निवासी है। यदि उसको अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया तो उसको उसके विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की संभावना एवं प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित करने की संभावना तथा उसके द्वारा प्रकरण को साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के संपूर्ण तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोषों पर कोई टिप्पणी किए बगैर आवेदक आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। चलिए, क्या बहस है आपकी? My lord, in this matter, my lord, supplementary charge sheet has been filed by the CBI on dated 16/7/2022, my lord, and the identical order, my lord, passed by this honorable court in the Vivek Kumar versus State of MP, MCRC 878/2000. Now, This is the covered matter, my lord, and so let us see whether in which para of the judgment or order my lord, the court has considered the merits of the case. Same has considered in the matter of Kumar Gaurav. No, you are reading Vivek Kumar's case judgment. Now you show me in which para the coordinate bench has considered the merits of the case and found that there is no case made out against him. Which para? My lord, I am reading the para number 2. Petitioner apprehend arrest in connection with the offence. It is showing that my lord, I am not showing that I am showing basically on that the. No, you please see, for the purposes of consideration of an application filed under 438, the first and foremost requirement, see, My humble request. this order will not have any assistance to you unless you can demonstrate now from the record that from reading of the FIR, from reading of the reply and the order of the court below, no case is made out against you. My lord, my humble request, my lord, this honorable court has also considered the same for the Kumar Gaurav, which is the
two accused in this matter, my lord, and I matter am asking you this question. Yes, my You lord. show me in any order of this court. Yes, my lord. This order passed by. Show me. Let us see. Let us see where court has considered the merits of the case. No, my lord. Only considered the parity, my lord, in this matter, my lord. I just want to understand that talking of the parity is one thing, but whether allegations have been considered or not. Yes, Mr. What do you say? Observation which is being made by this honorable court. The honorable main bench has already decided that parity cannot be claimed on this part because the same act has been conducted in this case and the bail application has been rejected on the ground that the earlier bail application was granted, but the next time when the proper argument was placed, the facts has placed before the court, so both court has rejected the bail application. What do you think? I mean, please feel anything. The daughter, house of this we have done. Looking to the gravity of the case and offense, the bail application was rejected subsequent to the allowing earlier bail application by the coordinated benches, my lord, by the bench of then Chief Justice, my lord. The last page, as observed by the Honorable Apex Court in the above mentioned, observing some judgments, my lord, the Honorable Court has held in para 9 of the page number 4, my lord. As observed by the Honorable Apex Court in the above mentioned judgment, while granting the bail, particularly in heinous crime, the court must record reasons for granting bail. So the principle of grant of bail